जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अच्छे में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का पीटी 365 का कंप्लीट पॉलिटी का जो ये मैगजीन है उसको एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके। और ये जो क्वेश्चन हैं यूपीएससी ने 2023 में जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा उन्हीं पैटर्न्स पे इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि आपने ऑलरेडी इस मैगजीन को पढ़ लिया है पीटी 365 पॉलिटी को, तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। तो अदर यदि आप अदर सब्जेक्ट्स के भी आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 dealt with dealt with a petition against the compulsory acquisition of land by the Kerala government under the Kerala Land Reforms Act 1963 as a violation of fundamental rights under Article 24, 26 and 31 of the Constitution। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि केशवानंद भारती केस जो है 1973 में केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार के द्वारा भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के खिलाफ एक याचिका को संविधान के अनुच्छेद 24, 26 और 31 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में निपटाया गया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है कि जो केशवानंद भारती केस था वह हर्ड बाय अ लार्जेस्ट एवर बेंच दैट ऑफ 12 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच यानी 12 जजों की बेंच ने किया था। ये दूसरा कथन है यहाँ पे, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर है आपका कि upholding the validity of 42nd constitutional amendment by the Supreme Court had held that Parliament had the power to amend any or all provision of the Constitution including fundamental rights। थर्ड स्टेटमेंट आपका है कि 42वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है, संसद के पास संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है, यहां पर आपके तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कितने से आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या है आपका। यहाँ पर ऑलरेडी आपने बुक मैगजीन को पढ़ा हुआ है पीटी 365 पॉलिटी को, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका डी। आंसर क्या है? डी, नन। क्यों नन है? यहां पर जो आप देख रहे हैं फर्स्ट, तो यहां पर जब आपका क्या है, जो 24th आर्टिकल 24th है, ये 24th नहीं होगा, 25th, 25th, 26th और 31। क्लियर है? बाकी एक्सप्लेनेशन अभी आगे हम लोग देखेंगे। पूरा जो पीटी 365 का हिंदी और इंग्लिश दोनों मैगजीन है उसका मैंने आगे उसका डिटेल दिया हुआ है, तो अभी पूरा डिटेल में देखेंगे उसको। पहले क्वेश्चंस देख लीजिए रॉन्ग क्यों है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि तो लार्जेस्ट एवर बेंच था ही, तो कितने जजेस का बेंच था? 12। तो यहाँ पे 12 आंसर नहीं होकर क्या हो जाएगा, 13, 13। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट में आपका क्या है, रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो 42nd अमेंडमेंट नहीं होगा, फिर क्या होगा, 24th अमेंडमेंट। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी क्या आपका रॉन्ग है। चलिए डिटेल देखते हैं यहाँ पे। बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्रिन जो है, द लैंडमार्क केशवानंद भारती जजमेंट 1973 विच प्रोपाउंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंप्लीटेड 50 इयर्स। सुर्खियों में क्यों है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में केशवानंद भारती का जो निर्णय हुआ था उसके कितने वर्ष पूरे हुए हैं, 50 वर्ष पूरे हुए हैं।
तो हो सकता है कि यूपीएससी में इस बार यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे केशवानंद भारती केस 1973 का। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहां से लिया गया। इट डील्ट विद अ पिटीशन अगेंस्ट द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय केरला गवर्नमेंट अंडर द Kerala Land Reform 1963 as a violation of fundamental rights under Article 25, 26 and 31। यह बात केरला सरकार के विरुद्ध एक याचिका से संबंधित है। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों एवं मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के इस निर्णय को क्या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में क्या चुनौती दी गई। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का क्या आरोप लगाया गया। क्लियर है? चलिए, सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहां से लिया था। द केस वाज हियर्ड बाय द लार्जेस्ट एवर बेंच 13 जजेज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस वाद की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की एक पीठ के द्वारा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में गठित यह अभी तक की सबसे बड़ी क्या पीठ है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहां से लिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में बात करें तो अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ 24th constitutional amendment, the Supreme Court had held that Parliament had the power to amend any or all provision of the Constitution, including fundamental right। मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। साथ ही यह निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधान और जो मूल अधिकार सहित में संशोधन करने की शक्ति। क्लियर है यहाँ पे? चल, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि करेक्ट कितने हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय द क्या कोर्ट ऑन अ mere reasonable apprehension of him doing an activity dangerous to public order। निवारक निरोधक का अर्थ है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियों करने की उचित आशंका के आधार पर अदालत द्वारा परिरक्षण और दोष सिद्धि के बिना हिरासत में रखा जा सकता है। क्लियर है? ये पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड बात करेंगे तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22(1) and 22(2) is available to a person arrested for arrested or detained during the preventive detention law, that's article is 22(3)। निवारक निरोधक कानून अनुच्छेद 22(3) के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा उपलब्ध। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहां पर कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक अ लॉ of preventive detention for reasons connected with the services, foreign affairs and security of India। क्लियर है? संसद के पास भारत की सेवाओं, विदेशी मामलों और सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक से हिरासत का कानून बनाने का विशेष अधिकार है। तो यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए, बताने के कितने सही हैं बताइए। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके क्या हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। यहां पर आपके सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट। वो स्टेटमेंट कौन सा है जो करेक्ट है? तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे क्या है? करेक्ट। लेकिन बाकी 2 रॉन्ग है, सेकेंड और थर्ड दोनों रॉन्ग है। रॉन्ग है तो किस लिए रॉन्ग है बताइए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन
अंडर आर्टिकल्स 22 एंड 23 इज अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या है, नॉट अवेलेबल है, क्या है, नॉट अवेलेबल अ पर्सन अरेस्ट और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट अवेलेबल होगा। सेकंड बात करें यहाँ पे, तो पार्लिया यहाँ पे जो सर्विसेज है, सर्विसेज नहीं है आंसर में, सर्विसेज नहीं है तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है सर्विसेज की जगह पे डिफेंस, डिफेंस। क्लियर है, the parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention for reasons connected with the defense, foreign affairs and security of India। क्लियर है, चलिए डिटेल देखते हैं हम लोग। प्रिवेंटिव डिटेंशन से बात करें तो न्यूज में क्या है कि दैट्स सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या, while setting aside a detention order, observed preventive detention law are a colonial legacy and they must be used only in the rarest of the rare case। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया देते हुए कहा, यह प्रिवेंटिव डिटेंशन का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें यहाँ पे, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय अ कोर्ट ऑन अ mere reasonable apprehension of him doing an activity dangerous to a public order। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है कि अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष क्या खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा क्या कर सकता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने के लिए उसे क्या गिरफ्तार किया जाता है। क्लियर है, its purpose to prevent the person from committing an offense in the future। क्लियर, इसमें क्या बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है। प्रोटेक्शन की बात करें यहाँ पे, इस जो क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया था कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22(1) एंड 22(2) इज नॉट अवेलेबल। स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था, अवेलेबल लिखा था, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, क्या आर्टिकल 22(3)। 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी या हिरासत से बचाव क्या करता है, प्रदान करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लगे व्यक्ति पर संविधान के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। क्लियर है, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट यहां से लिया गया था, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी टू मेक अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। हमने ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या रखा था, वहां पे डिफेंस की जगह पे सर्विसेज रख दिया था। क्लियर है, तो संसद को भारत की रक्षा, विदेशी मामलों और सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने का अनन्य प्राधिकार क्या प्राप्त हुआ है। क्लियर है, चल फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, इन क्वेश्चंस का आप यूज एज ए रिवीजन पर्पस के लिए कर सकते हैं। यदि नहीं भी आपने इस मैगजीन को पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, साथ में आपके पूरे मैगजीन्स का यहाँ पे डिटेल दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने दिया है, तो वो क्या होगा कि आपका एक इजिली आप इन चीजों को क्या कहते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है आपका, यहाँ पे क्या बताना है, हाउ मेनी द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर नॉट करेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉट करेक्टेड है। Odisha cabinet has proposed for a inclusion of Odia language on in the क्या 9th शेड्यूल। ओडिशा कैबिनेट ने उड़िया भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। सेंटर एंड स्टेट लॉ इज इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट फॉर अ वायलेशन ऑफ क्या फंडामेंटल राइट्स। 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे
कि राइट टू साइलेंस emanated from Article 23 which states that no one can be compelled to the witness against himself. चुप्पी का अधिकार अनुच्छेद 20(3) से उत्पन्न होता है, जिसमें कहा गया है कि वो किसी को भी अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कितने जो कथन है आपके सही नहीं है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका बी। करेक्ट आंसर क्या है? बी। मतलब 2 सेंटेंसेस आपके करेक्ट यहाँ पे नहीं है। कौन कौन से 2 सेंटेंसेस है जो करेक्ट नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो उड़िया लैंग्वेज, यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज को शामिल करने की बात नहीं हुई है। फिर कौन कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पे? उड़िया नहीं है तो उस लैंग्वेज का नाम है कुई, KUI, कुई लैंग्वेज। क्लियर है? इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड भी आपका क्या है यहाँ पे? रॉन्ग। क्यों? कि यहाँ पे कैन नॉट होगा, कैन नॉट बी चैलेंज्ड। क्लियर है? कैन नॉट बी चैलेंज्ड। और थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट। चलिए डिटेल देखते हैं। 8th शेड्यूल की बात करें, यहाँ पर 8th शेड्यूल की बात करें तो उड़ीसा कैबिनेट हैज प्रपोज्ड द कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, 8th शेड्यूल में देखते हैं, इट enlisted the official language of a country and consists of 22 languages currently. 14 languages originally listed in the constitution, rest were the Sindhi was introduced in by the 21st amendment. Konkani, Manipuri and Nepali was by the 71st amendment, and Santhali, Dogri, Maithili and Bodo एक इसके 92वां और संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, इनको शेड्यूल में डाला गया था। क्लियर है? 9th शेड्यूल की बात करें तो इट वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 अंडर द आर्टिकल 31 क्या बी। ये सेकेंड स्टेटमेंट यहां से लिया गया था, फर्स्ट स्टेटमेंट ये था, सेंट्रल एंड स्टेट लॉ इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी चैलेंज्ड। यहाँ पे उसमें हमने रखा था, कैन कर दिया था, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स फॉर द वायलेशन ऑफ क्या? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती क्या नहीं दी जा सकती है। क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट यहां से लिया था, राइट टू साइलेंस से। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ऑल एक्यूज्ड हैव राइट टू साइलेंस एंड इन्वेस्टिगेटर्स कैन नॉट फोर्स देम टू स्पीक। ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट था कि राइट टू साइलेंस इमेनेट्स फ्रॉम आर्टिकल क्या 20 और 3 which states that no one can be compelled to witness against क्या himself. Protection is limited only to क्या criminal proceedings. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं वन बाय वन करके। Recently, Raj Sabha has expelled one of its member accused of accepting gifts and illegal gratification based on ethics committee report. हाल ही में आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्यसभा ने उपहार और अवैध संतुष्टि स्वीकार करने के लिए आरोपी अपने एक सदस्य को क्या निष्कासित कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, सिंपल मेजोरिटी इज नॉट नीडेड to pass a motion for expulsion in each house. प्रत्येक सदन में निष्कासन प्रस्ताव पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता क्या नहीं होती है। थर्ड है यहाँ पे, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा consists of not more than 16 members nominated by the speaker and shall hold the office for a term not exceeded क्या 1 year.
लोकसभा की समिति में अध्यक्ष द्वारा नामांकित 16 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और ये जो 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पे क्या बने रहेंगे। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। फोर्थ का है डी, मतलब कोई भी करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? कुछ ना कुछ तो रॉन्ग होगा यहाँ पे। फर्स्ट फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा के द्वारा नहीं, क्या लोकसभा के द्वारा एक्सपेल किया गया। लोकसभा क्लियर है। चल सेकंड बात करें, यहाँ पे सेकंड भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है यहाँ पे? सेकंड क्यों रॉन्ग है बताइए। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड, क्या जरूरत होती है, नॉट आंसर नहीं होगा। मतलब साधारण बहुमत की क्या, इसको इनको निष्कासित करने के लिए साधारण बहुमत की हमें क्या आवश्यकता होती है। सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड टू पास अ मोशन फॉर एक्सपल्सन इन ईच केस। क्लियर है। थर्ड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों? क्योंकि इथिक्स कमेटी की बात करें, लोकसभा की इथिक्स कमेटी की, तो मेंबर्स की यदि बात करें तो मेंबर्स कितने 16 मेंबर्स नहीं होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो इन तीन बेस पे ये तीनों क्वेश्चंस क्या हैं आपके, तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, रॉन्ग है। चलिए डिटेल देखते हैं। एक्सपेल्सन ऑफ लॉ मेकर्स, वाई न्यूज, लोक सभा हैज एक्सपेल्ड वन ऑफ इट्स क्या मेंबर एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड इलीगल ग्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन एथिक्स कमेटी रिपोर्ट। लोकसभा ने आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपने एक सदस्यों को अवैध रूप से उपहार और परितोषण ग्रेटिफिकेशन स्वीकार करने के आरोप में क्या सदन से निष्कासित कर दिया। इट कैन डन ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल बेसिस। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बात करें, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ एक्सपेल्सन एंड एमपी फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस और फेस एक्सपल्सन। उसके लिए क्या सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड फॉर अ पास ऑफ अ मोशन फॉर एक्सपल्सन इन इच क्या हाउस। प्रत्येक सदन से निष्कासन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करें यहाँ पे क्या बताइए। Legal basis of suspension and to ensure smooth proceeding and maintain order, presiding officer of the house has the power to force a member to withdraw from the क्या house। ठीक है, बात करें यहाँ पे इथिक्स कमेटी के मेंबर्स की। इथिक्स लोकसभा की इथिक्स कमेटी इज कंसिस्ट नॉट मोर देन 15 मेंबर्स। 15 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होते। दैट्स नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड शैल होल्ड फॉर ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, बात करें कि फर्स्ट एथिक्स कमेटी कब सेट हुआ था? 2000 में हुआ था। किसके लिए? लोकसभा के लिए। और राज्यसभा के लिए क्या 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एंटी डिफेक्शन लॉ was included under the 10th schedule of the 52nd Amendment Act of 1986। दल बदल विरोधी कानून को 1986 से 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ डिफेक्शन बाय डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द क्या हाउस। मतलब दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा क्या लिया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट बात करें, elected members becomes disqualified if she or he joins any political party after the expiry of 6 months from on the date on which he takes a seat। एक निर्वाचित सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह सीट लेने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में क्या शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी द स्टेटमेंट्स गिवन above आर नॉट करेक्टेड। कितने स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्टेड नहीं है, सही नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा।
आंसर है आपका बी, only two are not corrected। ठीक है, तो कौन कौन से जो दो हैं वो करेक्ट नहीं है, बताइए। फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है इंक्लूडेड अंडर किस 10th शेड्यूल वाया 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 90 क्या 86 नहीं, क्या 1985। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बट थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर नहीं होंगे, क्या नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। क्या होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य। क्लियर है? चल, एंटी डिफेक्शन लॉ से देखते हैं यहाँ पे कि न्यूज में क्या होता है कि महाराष्ट्र स्पीकर डिसमिस्ड ऑल पिटीशंस सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए अंडर द एंटी डिफेक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने दल विदल विरोधी कानून के तहत विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं क्या खारिज कर दिया था। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें यहाँ पे तो एंटी डिफेक्शन एक फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड अंडर द 10th शेड्यूल वाया द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, नॉट 1986। क्लियर है? 42वें बात करें यहाँ पर दल बदल से तो 92वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को क्या शामिल किया गया था। यहाँ पे बात करें एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजेज ऑफ डिफेक्शन डिसाइडेड बाय द क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, मतलब पीठासीन अधिकारी के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन हैपन इफ मेंबर वॉलंटरी गिव्स हिज पार्टी मेंबरशिप vote or abstains to vote in the house contrary to the direction issued by his political party, and such act has not been condoned by the party within 15 days। मतलब स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता को यदि छोड़ता है या सदन में अपनी राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देश के विपरीत या दल के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान में क्या अनुपस्थित रहता है, इस तरह से कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिन के भीतर माफ नहीं किया जा सकता। क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट हमने यहां से लिया था कि नॉमिनेटेड मेंबर बिकम्स डिस्क्वालिफाइड ही और सी ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स क्या सीट्स। ठीक है, कोई मनोनीत सदस्य यदि सीट ग्रहण की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको क्या अयोग्य घोषित हो सकता है। निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो क्या अयोग्य हो जाता है। ये सारी चीजें बात करें यहाँ पे हम लोग कि तीन यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपके। तीन स्टेटमेंट्स में से बताना है कि करेक्ट कितने नहीं है, करेक्ट कितने नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इन 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 59 years नो ऑर्डिनेंसेस वेयर प्रोमलगेट। 2022 में 59 वर्षों में पहली बार कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया। ये पहला कथन। Power to promulgate the ordinances can be traced from the Indian Council Act 1861, Government of India Act 1919 and the GOI Act 1935। अध्यादेश की प्रख्यापित करने की शक्ति जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 से पाई जाती है। ये सेकेंड कथन है। थर्ड कथन है यहाँ पे एनी ऑर्डिनेंस cease to operate at the expiration of 6 weeks from the date when the next session starts। मतलब कोई भी अध्यादेश अगला सत्र शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये तीन कथन दिए हुए, थ्री स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें बताने आपको कि कितने करेक्ट नहीं है। आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा हुआ है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। आंसर है आपका ए, ओनली वन आर नॉट करेक्ट। इन तीनों में से एक कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, बताइए। तो इन तीनों में से जो है आपका
फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड करेक्ट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो आप देख रहे हैं एक्ट 1919, ये 1919 ना होकर क्या 1909 है। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर नाम से टॉपिक है मैगजीन में। व्हाई इन न्यूज A recent analysis shows that number of ordinances issued by the president has dropped since 2019. In 2022, the first time 59 years no ordinances were promulgated. एक हालिया विश्लेषण में पता चला है कि 2019 के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की संख्या में क्या गिरावट आई है। 2022 में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया है, पिछले 59 सालों में यह पहली बार हुआ है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया था। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर की बात करें तो ऑर्डिनेंसेस आर टेम्पररी लॉ व्हिच कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन द क्या सेशन। ठीक है। पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस कैन बी टेस्ट, यहां से ए सेकंड स्टेटमेंट लिया गया था। ठीक है। पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस व्हिच कैन बी टेस्ट विद फ्रॉम द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड 35। ठीक है। अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है भारतीय शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था। ये सेकेंड स्टेटमेंट। ऑर्डिनेंस के बात करें तो आर्टिकल 123 123 जो है, पावर टू प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, और जो राज्यपाल को पावर दी, गवर्नर को पावर दिया गया किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 213 के में क्या है, पावर टू गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ क्या लेजिस्लेचर। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो 123 और 213 में क्या गया कि 123 में क्या राष्ट्रपति को संसद के विधित काल में जब सत्र दोनों सत्र न चल रहे हों तो अध्यादेश जारी करने का, और 213 में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। These promulgated ordinances have the same force and effect as an act of our legislature, but these are acts like temporary in nature. तो इनके क्या नेचर कैसा हो, टेम्पोररी होता है। Any ordinances cease to operate the expiration of 6 weeks from the date and when the next session क्या start. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया refers to the devolution of power, resources and decision making authority from the central government to a local government such as a panchayat and municipality. ये फर्स्ट मतलब कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य केंद्र सरकार में स्थानीय सरकार जैसे पंचायतों, नगर पालिकाओं को शक्ति और संसाधन और निर्णय देने के अधिकार के हस्तांतरण से है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान RGSA फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ क्या PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। PRI की जो PRI की क्षमता को विकसित करने के लिए, मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान चलाया गया। रिसेंटली नीति आयोग नीति आयोग रिलीज इट्स रिपोर्ट, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम क्या था, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मतलब हाल ही में नीति आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं का वित्त नाम शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। तो यहाँ बताना है आपको कि 3 जो कथन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें से करेक्ट कितने हैं बताइए। कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहे हैं? आंसर है आपका क्या बताइए। आंसर है आपका बी। आंसर है बी। यहाँ पे सिर्फ आपके 2 स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट। वो कौन कौन से 2 स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, बट थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आपने मैगजीन पढ़ा है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। या आपने करंट पिछले साल का करंट भी कवर किया हुआ है, इस साल का भी करंट कवर किया हुआ है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। क्यों रॉन्ग है थर्ड स्टेटमेंट? थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम
जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। जब नीति आयोग ने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। चलिए डिटेल देखते हैं यहाँ पे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया की बात करें तो रेफर टू द डेवोल्यूशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट सच एज पंचायत सच म्यूनिसिपैलिटी। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय केंद्र और राज्य सरकारों का स्थानीय सरकारों जैसे पंचायत, नगर पालिकाओं को शक्ति, संसाधनों और निर्णय निर्माण के अधिकार को से हस्तांतरण से संबंधित है। 73rd and 74th Constitutional Amendment Act of 1992 that came into force in 1993 introduced and democratic decentralization in India। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 92 में पारित हुआ था और 93 में लागू हुआ था, इसमें क्या किया गया कि जिसके भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या इससे शुरुआत हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या पेराई को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी ऑफ क्या पीआरआई, ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट। ठीक है, बात करें यहाँ पे हम लोग कि स्वामित्व स्कीम प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट टू विलेज हाउस होल्डर्स ऑनर्स एंड इश्यूएंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स टू द प्रॉपर्टी ऑनर्स। तो स्वामित्व जो योजना है गांव में अपने घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी कर उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स संपत्ति का अधिकार अभिलेख प्रदान क्या करता है। क्लियर है? चल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पीआरआई से रिपोर्ट से रिलेटेड है कि जो हमने रखा था कि फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है? ये थर्ड स्टेटमेंट था आपको। फ्रेंड्स, लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं यदि ये क्वेश्चंस आप उनके लिए यदि यूजफुल है तो। ठीक है, वैसे अनडाउटली ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 8वां है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी द पेशा एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1996 फॉर द ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड टू ब्रिंग इनटू अ मेन स्ट्रीम। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर आदिवासी सशक्तिकरण और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए 1996 में एक पेशा अधिनियम क्या लागू किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल एजेंसी, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेशा इन द स्टेट्स। राज्यों में पेशा के प्रावधानों को प्रबंधित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। तीसरा है कि पेशा एक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पेशा एक्ट को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। यहाँ बताना है कि 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से करेक्ट कितने नहीं है, नॉट करेक्टेड है, बताइए। नॉट करेक्टेड कितने हैं यहाँ पे? नॉट करेक्टेड आपके 2 स्टेटमेंट्स है। आंसर क्या होगा? 2। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो नॉट करेक्टेड है? हम्म, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं आपके जो है नॉट करेक्टेड है? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका नॉट करेक्टेड है। क्यों नॉट करेक्टेड है? क्योंकि यहाँ बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं होगा। जब बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं होगा तो कौन सी कमेटी होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे नाम है दिलीप दिलीप सिंह क्या, बताइए, भूरिया कमेटी। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। क्लियर है? चलिए सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या है? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे जो नोडल मिनिस्ट्री है पैसा एक्ट को लागू इम्प्लीमेंट करने के लिए वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं है।
जब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं है तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज। क्लियर है? और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट। पैसा के बारे में, पैसा एक्ट 1996 के बारे में बात करें तो रिसेंटली न्यूज में क्या होता है कि रिसेंटली झारखंड इशूड द पंचायत द पैसा एक्ट ड्राफ्ट रूल्स फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। हाल ही में झारखंड सरकार ने पैसा के माध्यम से जुड़े ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए क्या जारी किया है। ये पैसा एक्ट 1996 से बात करें, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिलीप सिंह भोरिया कमेटी, दिलीप सिंह भोरिया कमेटी, पैसा एक्ट वाज enacted in 1996 for the tribal empowerment to bring them in a mainstream। पैसा अधिनियम को वर्ष 1996 में किया गया था। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण और उन्हें मुख्य धारा में क्या लाना है। It provides an extension of provision of part of 9th of the Constitution related to the Panchayat scheduled area, that's of 10 states under Article 244, read with the schedules 5 with certain modification and exception। ठीक है। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधान के कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्यों के क्षेत्र तक क्या विस्तार करता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से बात करना था, एक था फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से। सेकेंड स्टेटमेंट हमने यहाँ से लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पैसा इन द स्टेट। क्लियर है? पंचायती राज मंत्रालय पैसा अधिनियमों को प्रवर्तन करने के लिए नोडल मंत्रालय है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ था ये वाला था, थर्ड था कि पैसा एक्ट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पैसा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा गया है। क्लियर है? चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड सो नाइदर इज अबव द अदर। सहकारी संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध है। यह दर्शाता है कि कोई भी दूसरे से ऊपर नहीं। इंटर स्टेट काउंसिल एक्ट बात करें, इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 टू डिस्कस द इन्वेस्टिगेट द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य हितों के विषय पर चर्चा और जांच करने के लिए अंतर्राज्य परिषद का निर्माण किया गया था। नीति आयोग एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बताइए। आंसर है आपका सी, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट से क्या है सही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें यहाँ पे न्यूज में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारी संघ के महत्व को क्या रेखांकित किया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन एंड स्टेट्स एंड सो दे आर नाइदर इन एबव द। सहकारी संघ राज्य और संघ के बीच क्षैतिज संकट को क्या संबंध को प्रकट करता है, साथ ही दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर क्या नहीं है। It envisages that national and state agencies undertake government functions jointly rather than exclusively। सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, न कि अलग अलग। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जजेज आर अपॉइंटेड थ्रू अ कॉलेजियम, काफी चर्चा में रहा है। आर्टिकल की बात करें तो 124(2) एंड 216 गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के माध्यम से किया जाता है। आर्टिकल 124(2) और 216 में क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को क्या नियंत्रित करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम इंक्लूड करता है चीफ जस्टिस एंड 2 other senior most judges of the court at that time। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सीजेआई और उस समय के 2 अन्य वरिष्ठतम सदस्यों शामिल होते हैं।
थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो कॉलेजियम फॉर द हाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द हाई कोर्ट के जजेज को अपॉइंट करने के लिए लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर्स सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम सदस्य मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, बताइए कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं यहाँ पे। आंसर है आपका डी। आंसर क्या है? डी। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? कोई तो रीजन होगा। करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो आर्टिकल 216 नहीं, क्या होगा यहाँ पे 217, ये फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की बात करें यहाँ पे, तो सीजीआई प्लस कितने 4 प्लस 4 अदर जजेज सीनियर मोस्ट जजेज की बात होते हैं यहाँ पे। और हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम है, हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करने के लिए सीजीआई प्लस क्या 2 सीनियर मोस्ट जजेस की बात में यहाँ पे होता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, सीजीआई प्लस 2 अदर था, तो यहाँ पे सीजीआई प्लस 4 होगा। और यहाँ पे क्या सीजीआई प्लस 4 था, तो यहाँ पे सीजीआई प्लस 2 होगा। क्लियर है? इससे तीनों का तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है, रॉन्ग। चलिए डिटेल देखते हैं एक बार। जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट न्यूज में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग कंटेम्प्ट अगेंस्ट inordinate delay by the center in the judgments appoint in the judges appointed said that appointment proposal cannot remain into a limbo and the government must either notify those appointments and send them back to citing specific objections। हाल न्यूज में क्या था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को या तो उन नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें क्या वापस भेजना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें यहाँ पे, तो जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू कॉलेजियम, दैट्स आर्टिकल 124 एंड 217 गवर्न द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रेस्पेक्टिव। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट की बात करें यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बात करें तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस मतलब सीजीआई प्लस 4, ठीक है, एट दैट टाइम ऑफ कॉलेजियम। हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति से रिलेटेड तो सीजीआई प्लस क्या अदर 2 सीनियर मतलब सीजीआई प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस फॉर द। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। Ministry of Home Affairs has prepared the Model Prison Act 2023 that replaced with the Prison Act of क्या 1896। गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया है जो 1896 के जेल अधिनियम की जगह लेगा। ये पहला कथन है। सेकंड कथन है कि पैरोल की बात करें तो पैरोल इज सिस्टम ऑफ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर with the suspension of the sentences for a specific period। मतलब पैरोल एक विशिष्ट अवधि के लिए सजा के निलंबन के समय साथ एक कैदी की सशर्त रिहाई की प्रणाली है। थर्ड है फॉर लॉफ इज गिवन इन केस ऑफ अ शॉर्ट टर्म imprisonment, the period of a furlough granted to a prisoner is treated as a remission or reduction of his sentences। अल्पावधि कारावास के मामले में फरलो दिया जाता है किसी कैदी को दी गई छुट्टी की अवधि को उसकी सजा में छुट्टी कमी के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर आपके 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बताना है कि कितने सेंटेंसेस आपके क्या है करेक्ट है, बताइए। मैगजीन आपने पीटी विजन का पीटी 365 आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। हम्म यहाँ पर आपका है आंसर है करेक्टेड कितने हैं, करेक्टेड सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। कौन सा करेक्टेड करेक्टेड आंसर है? फर्स्ट की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर जो प्रिजन एक्ट है 1986 लिखा हुआ है, प्रिजन एक्ट 1896 नहीं होकर के 1890 क्या है 4 1894 का है, उसको रिप्लेस किया जाए। क्लियर है?
सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है बताइए? सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है पेरोल का। थर्ड फॉल ऑफ की बात करें तो क्या है, जो शॉर्ट टर्म में नहीं, क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म। क्लियर है? चलिए डिटेल देखते हैं। पर मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज प्रिपेयर्ड द मॉडल प्रिजन एक्ट विच विल रिप्लेस द प्रिजन एक्ट ऑफ क्या 1894 के जो जेल अधिनियम है 1894 का, उसको क्या रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ? मॉडल जेल अधिनियम 2023। क्लियर है? बात करें यहाँ पे पैरोल इज अ सिस्टम ऑफ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। पैरोल किसी कैदी को सशर्त रिहा करने की प्रणाली है जिसमें एक निश्चित समयावधि के लिए सजा को क्या निलंबित कर दिया जाता है। फॉरलॉफ की बात करें, फॉरलॉफ गिवन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट द पीरियड ऑफ फॉरलॉफ ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज अ रिमिशन ऑफ हिज सेंटेंसेस। लंबी अवधि के कारावास के मामले में कैदी को फॉरलो पर रिहा किया जाता है। किसी कैदी को दी गई फॉरलो की अवधि को उसके सजा में कमी या रिमिशन में परिहार में माना जाता है। बेल की बात करें तो बेल मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ अ रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ऑफ अ पर्सन अवेटिंग और ट्रायल और एन अपील। जमानत किसी आपराधिक मामले में अभियुक्ति की अस्थायी रिहाई से है। जमानत अवधि के लिए दी जाती है जब मामला कोर्ट में लंबित हो और निर्णय को ऊपरी अदालतों में क्या चुनौती दी गई हो। इसके लिए एक निश्चित धनराशि न्यायालय में क्या जमा करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि देखते हैं कि क्या है इसमें। प्रेसिडेंट गेव हर असेंट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, किस लिए? फॉर द अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि से रिलेटेड जो विधेयक 2023 को क्या सहमति दे दी है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सीईसी एंड अदर ईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमीशन shall be appointed by the president on the recommendation of a selection committee। सीईसी और ईसी को क्या चयन समिति की सिफारिश के पर आधार पर राष्ट्रपति द्वारा क्या निर्वाचित किया जाएगा या चुना जाएगा, ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? अ सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन और लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े दल के विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यहाँ बताना है कि तीन स्टेटमेंट में से कितने करेक्ट आपके नहीं है, नॉट करेक्टेड। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका डी। आंसर है डी, मतलब ऑल, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है करेक्ट। देखते हैं यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन। President gave us her assent to a chief election commission or other election commission appointment. That's bill is called Bill 2023। राष्ट्रपति ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। वो विधेयक का अधिनियम क्या बन चुका है। अपॉइंटमेंट की बात करें यहाँ पे सीईसी एंड अदर ईसी शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? तो प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सर्च कमेटी की बात करें तो सर्च कमेटी इज हेडेड बाय द लॉ एंड जो क्या जस्टिस मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 5 पर्सन होंगे। ठीक है, इस पैनल में कितने होंगे? 5 लोग होंगे फॉर कंसिडरिंग ऑफ सिलेक्शन कमेटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि रिसेंटली अ रिपोर्ट टाइटल एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपी फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023 वाज रिलीज्ड बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर एंड इलेक्शन कमीशन। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और चुनाव आयोग के द्वारा भारत के लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा सांसदों का विश्लेषण 2023 शीर्षक से एक क्या रिपोर्ट जारी किया गया है। ये पहला कथन है। सेकेंड है बिहार हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपी विद द क्रिमिनल केसेस फॉलोड बाय केरला एंड महाराष्ट्र। बिहार में आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद केरला आता है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है।
तीसरा कथन है यहाँ पे कि एन वोहरा कमिटी इन रिपोर्ट स्टेट्स दैट नेक्सस बिटवीन द क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन हैज कम आउट क्लियरली इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। एन वोहरा समिति की रिपोर्ट जो 1993 में आई थी, में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आपराधिक गिरोहों, पुलिस, नौकरशाही और राजनेताओं के बीच साठगांठ स्पष्ट रूप से सामने आई है। ये 3 कथन दिए हुए हैं, 3 बताने के यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट से करेंगे बताइए। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया, उन्हीं पैटर्न्स में इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। इसमें स्टैटिक और करंट दोनों का बेसिकली मिक्स है, जहां से आपके यूपीएससी में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। फ्रेंड्स, ये लगता है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि लगता है कि क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा इसका। आंसर है आपका क्या, आंसर है ए। सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट, ओनली वन आर करेक्ट। वो कौन सा स्टेटमेंट है? फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है या रॉन्ग है? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप जो रिपोर्ट देख रहे हो, एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपी फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा इन इंडिया 2023, ये रिलीज किया गया था किसके द्वारा? एडीआर। ये तो सही है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। बट यहाँ पे आज आप सेकेंड देख रहे हो इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन नहीं है। फिर आंसर क्या होगा यहाँ पे? इलेक्शन कमीशन के जगह पे यहाँ पे है नेशनल नेशनल इलेक्शन नेशनल इलेक्शन वॉच। नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। ठीक है। सेकंड सेकंड स्टेटमेंट में आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर बिहार में हाईएस्ट नंबर ऑफ बिहार से हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपी क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के नहीं है। वो स्टेट है क्या यहाँ पे? केरला। केरला, लेकिन फॉलोड बाय यहाँ पे केरला की जगह पे यहाँ पे बिहार एंड महाराष्ट्र। क्लियर है? बिहार एंड महाराष्ट्र। थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि बोरा कमेटी रिपोर्ट में आया था कि नेक्सस है। ठीक है, साठगांठ है। यहाँ पे देखते हैं उसका जो डिटेल्स है। न्यूज में क्यों था कि रिसेंटली रिपोर्ट टाइटल एनालिसिस फॉर ऑफसेटिंग एमपी फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा रिलीज्ड। ठीक है, और रिलीज किसके द्वारा किया गया था? रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एआईडीआर एंड नेशनल इलेक्शन वॉच। इन दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। एडीआर की बात करें तो एडीआर 1900 का स्थापना कब? 1999 में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था, केरला है द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपी विद द क्रिमिनल केसेस फॉलोड बाय बिहार एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो केरल में ऐसे सांसदों की संख्या सबसे अधिक है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें बिहार और महाराष्ट्र का भी स्थान है इसके बाद। ठीक है, एनएन बोरा कमेटी की बात करें, थर्ड कमेटी है यहाँ पे। थर्ड था कि थर्ड कमेटी नहीं, मतलब थर्ड स्टेटमेंट था कि एनएन बोरा कमेटी 1993 बना था, जिसमें कहा गया था स्टेट दैट नेक्सस बिटवीन द क्रिमिनल गैंग्स, पॉलिसी, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस हैज कम आउट क्लियरली इन वेरियस पार्ट ऑफ द क्या कंट्री। अदर रिपोर्ट्स कौन कौन से हैं? नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001 एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है, काफी हो हल्ला मचा था अभी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री bearer bonds or money instrument that can be purchased by a company and individuals in India from authorized branches of the State Bank of India and other bank। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। इट अनाउंस्ड इन यूनियन बजट ऑफ 2016-17, मतलब केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा 2016-17 में किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट था चुनाव बॉन्ड जो ब्याज मुक्त वाहक बॉन्ड और धन उपकरण, जिसमें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक
और अन्य बैंकों की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है इस, ठीक है। It sold in a multiple of rupees 500, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh है ना, 1 करोड़, या 500 रुपए, 1 लाख, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणक में बिका, मतलब बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं, बताइए। काफी न्यूज में रहा है, अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन सीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। बताइए आंसर क्या होगा, कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं? यहाँ पर आपके कोई भी स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है, फर्स्ट रॉन्ग क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एसबीआई के द्वारा, अदर बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों है रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनियन बजट कब शामिल किया गया था, 2016-17 में नहीं, कब, 2017-18 में, 2017-18 में इसको अनाउंस किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि इसको किसके मल्टीपल में बेचा जाता है, यहाँ पे 500 नहीं होगा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, ठीक है। बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग के बारे में, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू सबमिट डेटा ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। न्यूज में फिर इसके बारे में बात कर रहे हैं कि 1929 हियरिंग द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर पिटीशन अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड एसबीआई टू सबमिट डेटा ऑन इट, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करें यहाँ पे हम लोग, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बेयरर, फर्स्ट स्टेटमेंट था यहाँ पे। मनी इंस्ट्रूमेंट कैन बी परचेज बाय द कंपनी एंड इंडिविजुअल्स इन इंडिया फ्रॉम द ऑथराइज्ड ब्रांचेज ऑफ एसबीआई। चुनावी बॉन्ड्स धारक को मिलने वाले ब्याज रहित और ब्याज मुक्त लिखित है, होता है, जिसमें यहाँ भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित संस्था स्थापित कंपनियां संस्थाएं खरीद सकते हैं, केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया। बात करें अनाउंस किया गया था किस बजट में, 17-18 के बजट में किया गया था, और मल्टीपल्स बात करें कि सोल्ड किया गया था 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के क्या मल्टीपल्स में, ठीक है। No caps on the number of electron bonds that a person company can purchase. Next question आपके सामने, recently Parliament passed the Constitution 107th Amendment Act 2023 to provide for a one-third reservation of women in Lok Sabha, स्टेट असेंबली एंड असेंबली ऑफ दिल्ली, मतलब असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। हाल ही में संसद ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और एनसीटी दिल्ली की विधानसभा महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन 107वां संशोधन 2023 पारित किया है। बताइए सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिकल 331 ए और 332 बी ए provide the reservation of one-third seats for women in the Lok Sabha and State Legislative Assembly respectively। 331 ए और 332 ए क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। तीसरा आर्टिकल 239 AA provides reservation of 1/3 seats for women in the Legislative Assembly of Delhi। मतलब 239 ए दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना आपको करेक्ट कितने हैं, बताइए क्या आंसर है यहाँ पे। आंसर है आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। वो कौन सा स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट आपका है, फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो 1/3 रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं लोकसभा, स्टेट असेंबली और दिल्ली में, तो वो 1/7 अमेंडमेंट नहीं है, 107th नहीं है, क्या है 106 है, 106, क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताइए, क्यों रॉन्ग है, तो यहाँ पे 331 ए नहीं है, फिर क्या है 330 है, 330 ए, 330 है एंड 332 है, क्लियर। बट एनसीटी दिल्ली के से रिलेटेड जो 239 AA है वो करेक्ट है।
नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन constitutional amendment Act 107, Sixth Amendment. Recently, Parliament passed the constitution of 106th Amendment Act to provide one-third reservation of women in Lok Sabha, State Assembly and NCT of Delhi. हाल ही में संसद ने 106वें संविधान संशोधन पारित किया, जिसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटों पर आरक्षण देना निर्धारित किया है। बात करें यहाँ पे कि 239A में रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वीमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, मतलब 239 दिल्ली विधानसभा में महिलाओं का कितना 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। बात करें हम लोग लोकसभा और स्टेट असेंबली की बात करें तो 330A और 332 रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली रिस्पेक्टिवली, मतलब 330A और 332A में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के 1/3 सीटों के आरक्षण से संबंधित है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। बात करें यहाँ पे फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में जो हुआ था उसी पैटर्न पे इनको बनाया गया, क्योंकि ऑप्शंस का वैसे ही रखा गया इनको। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। इन 1968 द term Lokpal or Lokayukt coined by the L.M. Singhvi was the first used in a report of Administrative Reform Commission. 1968 में एल एम सिंघवी द्वारा गढ़ा गया लोकपाल लोकायुक्त शब्द पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 members, which of 50% shall be judicial members and 50% shall be from SC, ST, OBC, minority and women. लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला शामिल होंगे। चेयरपर्सन और लोकपाल मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष और लोकपाल की नियुक्ति CJI द्वारा की जाएगी। यहाँ पे बताना है कि 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से कितने करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टेड है। बताइए कितने स्टेटमेंट्स करेक्टेड नहीं है। यहाँ पर ऑल 3 आर नॉट करेक्टेड, तीनों के तीनों सेंटेंसेस करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्या रीजन है यहाँ पे? तो यहाँ पे फर्स्ट आपका देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है। तो यहाँ पर 1968 नहीं होगा, क्या होगा 1966 होगा। 1966 में जो है 1966 में एल एम सिंघवी के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त का फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग में रिपोर्ट में इसका मेंशन किया गया था। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि चेयर और लोकपाल जो है चेयरपर्सन और कितने मेंबर्स होते हैं बताइए? 8 मेंबर्स, नॉट 6 मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा 8 मेंबर्स। लोकपाल प्लस चेयरपर्सन, लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स। ठीक है, 8 मेंबर्स ऑफ विच 50% जुडिशियल होने चाहिए और 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वीमेन होने चाहिए। क्लियर है? थर्ड, चेयरपर्सन और लोकपाल मेंबर्स के अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो CJI के द्वारा नहीं किया जाता है। CJI के द्वारा नहीं किया जाता तो किसके द्वारा किया जाता है फिर? यहाँ पे होगा क्या आंसर, क्या प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं एक बार लोकपाल से। न्यूज में क्या होता है, हाईली लेवल सर्च कमिटी हैज एक्सटेंडेड द डेट ऑफ फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एंटी करप्शन ओम्बड्समैन लोकपाल। एक उच्च स्तरीय खोज समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख एक्सटेंड कर दी। लोकपाल की बेसिकली बात करें तो यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेटमेंट किया गया था कि 1966 में लोकपाल और लोकायुक्त जो वर्ड हुआ था क्वाइंट किसके द्वारा किया? LM सिंघवी के द्वारा किया गया था। फर्स्ट यूज किया कहाँ पे? फॉर द रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है,
लोकपाल क्या है? नेशनल एंटी करप्शन ओम्बड्समैन टू लुकिंग आफ्टर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स व्हिच आर डिफाइंड अंडर द लोकपाल लोकायुक्त एक्ट क्या 2013। ठीक है। लोकपाल का गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत एक संविधान निकाय के रूप में किया गया था। इस अधिनियम संघ के लोकपाल और राज्यों के लोकायुक्त के पद का सृजन प्रावधान। इसका उद्देश्य लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का क्या करना है? जांच करना है। क्लियर है? ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था कि कंपोजिशन की बात करें तो लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन मैक्सिमम 8 मेंबर्स। और कितने मेंबर्स होने चाहिए? 8 मेंबर्स, जिसमें 50% क्या जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 50% जो आपके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी विमेन से होंगे। टेन्योर की बात किया जाए तो चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ लोकपाल अपॉइंटेड फॉर कितने साल के लिए? 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। और इनका एज क्या? और अंटिल अटेनिंग द एज ऑफ 70 ईयर्स विच इज अर्लियर, जो पहले हो। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट में बात करें, सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो चेयरपर्सन और लोकपाल मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। और किसके रिकमेंडेशन पर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एससी, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन। क्लियर है? सिलेक्शन कमेटी के पूछा जाए तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और चीफ जस्टिस और उसका नॉमिनी, और एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्या रिकमेंडेशन ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द पैनल। क्लियर है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे ईडी से रिलेटेड, बहुत अभी न्यूज में, इलेक्शन के टाइम में बहुत न्यूज में रहा है ईडी। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बात करें तो एस्टेब्लिश्ड इन 1954 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1954 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट कैन इन्वेस्टिगेट एंड मेक अरेस्ट फॉर वायलेशन ऑफ पीएमएलए 2002 एंड फेमा 1999 विदाउट वेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्मल एफआईआर बाय द पुलिस। या पुलिस द्वारा औपचारिक एफआईआर दर्ज होने की प्रतीक्षा के बिना अपना एक्ट क्या पीएमएलए 2002 और फेमा के उल्लंघन के लिए जांच और गिरफ्तारी कर सकता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द ईडी ऑफिसर कैन बी एडमिटेड एज अ एविडेंस इन द कोर्ट। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें ईडी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों को अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। बताइए कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं यहाँ पे? यहाँ पर आपके दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है। दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है? तो सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों क्यों? क्योंकि फर्स्ट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो ईडी है उसका एस्टेब्लिशमेंट 1954 में ना होकर के 90 कब 1952 में हुआ था, 1952 1952। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द थर्ड एक्सटेंशन गिवन टू द डायरेक्टर एनफोर्समेंट चीफ इनवैलिड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय जो डायरेक्टर उनका जो कार्यकाल था उसको अवैध घोषित कर दिया था, उससे रिलेटेड है। बात करें यहाँ पे ईडी से, तो ईडी का जो एस्टेब्लिशमेंट है 1952 में क्या अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, headed by the ED director who is appointed as a provision of section 52 of the CVC Act of 2003। इसका जो है टेन्योर 2 years टेन्योर बट कैन बी गिवन टू द 3 annual एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अरेस्ट की बात करें यदि तो सेकेंड स्टेटमेंट था यहाँ पे कि कैन इन्वेस्टिगेट एंड मेक अरेस्ट फॉर वायलेशन ऑफ पीएमएलए 2002 एंड फेम एक्ट 1999 विदाउट वेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्मल एफआईआर द क्या पुलिस। मतलब इस मामले में पुलिस द्वारा औपचारिक एफआईआर दर्ज किए बिना भी क्या था जांच और गिरफ्तारी किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से था कि इन 2022 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड बाय ईडी ऑफिशियल्स कैन बी एडमिटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट में एविडेंस के रूप में उनके साक्ष्यों को प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सीबीआई से रिलेटेड है। अभी इलेक्शन का टाइम है तो काफी ये भी न्यूज में रहा है। सीबीआई एस्टेब्लिश्ड इन 1963 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। सीबीआई की स्थापना 1963 में कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत किया गया है।
इट गवर्न्ड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित है। इट रिकमेंडेड बाय द संथानम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऑफ 1962-64। भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने इसकी अनुशंसा किया था। यहाँ बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, बताइए, सीबीआई से रिलेटेड। यहाँ पर आपके जो है ऑल 3 सेंटेंसेस आपके करेक्ट, ठीक है। सीबीआई के बारे में बात करें तो स्थापना 1963 में किसका, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस, गवर्न्ड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 और रिकमेंडेड बाय द संथानम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962। ये तीनों स्टेटमेंट सीबीआई से रिलेटेड पे लिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज capacity building aims at building a future ready civil services with the right attitude, that's innovative, professional, skills that are technology enabled and knowledge aligned to the vision of a new India। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो बेसिक उद्देश्य है कि मिशन कर्मयोगी के नए भारत के लिए के दृष्टिकोण के अनुरूप जो सही दृष्टिकोण, अभिनव, पेशेवर कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के तैयार सिविल सेवाओं का निर्माण करना है। विकास की बात करें तो वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट इज ए न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन द सेंट्रल सेक्रेटरिएट। विकास जो है केंद्रीय सचिवालय में सिविल सेवकों के प्रबंधन के एक नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट टू 1964 गवर्न द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द इंडिया। केंद्रीय सिविल सेवा जो नियम है 1964 भारत में सरकारी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे बताना है 3 सेंटेंसेस में से करेक्ट कितने नहीं है, बताइए। नॉट करेक्टेड, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन, मतलब कि ऑल 3 सेंटेंसेस आपके क्या है यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। मिशन कर्मयोगी के बारे में बात करें, न्यूज में क्या हो रहा है कि ऑन गुड गवर्नेंस डे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन लॉन्चेज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मिशन कर्मयोगी। मिशन कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर मिशन कर्मयोगी को क्या विकास किया है, मतलब विस्तार किया है। मिशन कर्मयोगी की बात करें, इसका एम क्या है, फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज विद राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज अलाइन टू अ विजन ऑफ अ न्यू इंडिया। मतलब कि मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसका उद्देश्य भारत के विजन के अनुसार भारत के भविष्य के लिए एक तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है, ठीक है। बात करें यहाँ पे हम लोग, ये था कि विकास के बारे में, न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन सेंट्रल सेक्रेटरिएट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, बताने हैं कि आपके करेक्ट कितने हैं, कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, बताइए। Recently, it was reported that states have rejected nearly 32% of land claims under the Forest Right Act। हाल ही में खबर आई थी कि राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लगभग 32% भूमि दावों को खारिज कर दिया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटी FD, ST and other traditional forest dwellers OT/FD to a forest research। वन अधिकार अधिनियम 2006 में वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन संसाधनों के अधिकार को क्या मान्यता देता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि द एक्ट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फैमिली और कम्युनिटी ऑन द लैंड, हाउएवर क्लेम शुड नॉट एक्सीडेड मोर देन 5 हेक्टेयर्स। अधिनियम भूमि पर किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय के अधिकारों को मान्यता देता है, हालांकि यह दावा 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बताना है कि कितने आपके जो कथन है वो क्या है, सही है, कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पर आपके सिर्फ एक स्टेटमेंट्स करेक्ट है,
यहाँ पर आपके सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट है? फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे डेटा आप जो देख रहे हो 32%, ये 32% नहीं होकर कितना परसेंट? 40%। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बट थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर्स मतलब 5 हेक्टेयर नहीं होना है। कितना? 5 हेक्टेयर की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? 4 हेक्टेयर की बात की गई, हेक्टेयर की बात की गई। क्लियर? चलिए डिटेल देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली न्यूज में क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ट्रेडर्स, recently it was reported that states have rejected nearly 40% of the land claims under the Forest Right Act. एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि संबंधी लगभग 40% दावों को क्या खारिज कर दिया है। क्लियर है? यहाँ पर बात करें और कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000 के इट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये सेकंड, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है। क्लियर है? बात करें यहाँ पे हम लोग रोल ऑफ ग्राम सभा का। इट इज द ऑथोरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट बोथ। ठीक है, ग्राम सभा को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया सुधार करने का अधिकार क्या दिया गया है। ठीक है, यदि हम थर्ड स्टेटमेंट था हमारा, ये था यहाँ से हेक्टेयर से जमीन की बात करें तो लैंड टाइटल्स, द एक्ट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स और फैमिली और कम्युनिटी ऑन द लैंड, हाउएवर क्लेम्स दैट नॉट एक्सीडिंग, मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए कितने? नॉट मोर देन 4 हेक्टेयर। ठीक है, मतलब 4 हेक्टेयर से अधिक। यह अधिनियम भूमि पर किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय में अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। हालांकि भूमि पर किया गया दावा 4 हेक्टेयर से अधिक का क्या नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सो फ्रेंड्स, ये आपकी जो विजन आपका विजन है इसका पीटी 365 की पॉलिटी का कंप्लीट मैगजीन का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था 2023 में, जो नया पैटर्न यूपीएससी लेकर आया उन पैटर्न पे आधारित हैं क्वेश्चन। तो लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।